दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गुलामी के प्रतीक 3 कानूनों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तथा भारत सरकार के द्वारा जो 3 नए कानून लाए गए हैं इन गुलामी के प्रतीक कानूनों को रिप्लेस करने के लिए उनके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया जाता है और 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण के दौरान 5 प्रण लिए थे और उनमें से पहला है विकसित भारत का निर्माण करना तथा भारत के विरासत पर गर्व करना और तीसरा था एकता और एकजुटता को भारत में स्थापित करना और गुलामी की हर सोच से मुक्ति पाना, नागरिकों द्वारा कर्तव्यों का पालन करना। इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान जय जवान जय विज्ञान के साथ साथ भारत की प्राचीर से उन्होंने जय अनुसंधान का भी नारा दिया था। तो इस वीडियो में हम भारत की जो गुलामी के प्रतीक हैं 3 कानून उनके बारे में चर्चा करेंगे और यह भारत के प्रधानमंत्री के 5 प्रण में से गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति पाने का यह प्रण जो लिया था उनसे संबंधित है। तो गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करना उन 5 प्रण में से एक है और ये 3 विधेयक है, 3 जो कानून हैं गुलामी के प्रतीक, उनमें से पहला है इंडियन पिनल कोड 1860 जिसको आईपीसी भी कहते हैं और दूसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 तथा तीसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी जो कि 1898 में लाया गया था। उसके पश्चात 1973 में इसमें भारत की संसद के द्वारा संशोधन किया गया था और भारत सरकार ने इन्हीं 3 कानूनों को समाप्त करने का बिल पेश किया है और यह तीनों कानून जो हैं अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे, ना कि इनका उद्देश्य था भारत में न्याय देना। यानी कि यह जो तीनों कानून हैं यह सिर्फ ब्रिटिश काल में अंग्रेजों को हित के लिए बनाए गए थे। इनका कोई उद्देश्य नहीं था कि भारत के नागरिकों को इनके अनुसार इनके द्वारा भारत के नागरिकों को न्याय दिया जाए। तो इस तरह से यह एक शासन के लिए बनाए गए कानून थे। उसके साथ साथ इनमें से पहला जो है उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे, जैसे कि इंडियन पिनल कोड 1860। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि इसका हिंदी नाम है भारतीय दंड संहिता और इसको भारतीय दंड विधान भी कहते हैं। इसका उर्दू में नाम है ताज इजारत ए हिंद और इसमें कुल 511 धाराएं हैं और 33 चैप्टर्स यानी 33 भाग है। 1835 में पहला विधि आयोग बनाया गया था और उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। इस विधि आयोग की रिपोर्ट पर ही आईपीसी 1850 बनकर तैयार हुआ था, लेकिन किसी कारणवश 1857 की क्रांति की वजह से अंग्रेज भारत में इस आईपीसी को लागू नहीं कर पाए थे और उसके पश्चात 1860 में इस आईपीसी 1860 को लागू किया गया था और यह जो 1860 का आईपीसी है यह विश्व का सबसे बड़ा दंडिक कानून है, यानी कि दंड से संबंधित विश्व में इससे बड़ा कोई भी कानून संहिता नहीं है और 1860 में यह लागू हुआ था। इसके साथ साथ आईपीसी में ही सभी अपराधों को परिभाषित किया गया है और इनके लिए दंड का भी प्रावधान इसी में तैयार किया गया है। यानी कि जो विभिन्न अपराध हैं उनकी भी परिभाषा आईपीसी में है और उस अपराध के लिए कितना दंड हो सकता है उसका भी इसमें प्रावधान किया गया है। आईपीसी ऐसे प्रत्येक मानव व्यवहार और कार्यों को परिभाषित करता है जिससे दूसरे व्यक्ति या समाज को हानि होती है और यही व्यवहार और कार्य अपराध कहलाते हैं। आईपीसी से ही पता चलता है कि कोई कार्य अपराध है या नहीं। इस तरह से अपराध तथा उसके बारे में जो सज़ा है उसका प्रावधान आईपीसी 1860 में किया गया है। किसी अपराध का क्या नाम है और यदि कोई कार्य अपराध है तो इसके लिए कौन सी सज़ा दी जाएगी, इसका भी प्रावधान आईपीसी 1860 में किया गया है। यानी आसान भाषा में यह कहा जा सकता है कि आईपीसी अपराध का मतलब समझाती है और उस अपराध से संबंधित दंड का प्रावधान भी करती है। तो उदाहरण के तौर पर अगर 2 व्यक्ति किसी घर या बैंक में सेंध लगाकर
कितना ही पैसा लेकर भाग जाएं, लेकिन इसको आईपीसी में चोरी ही कहा जाता है। यदि दो व्यक्ति हथियार के बल पर गार्ड को या किसी अन्य को डराकर किसी घर या बैंक से पैसा लूटते हैं तो यह लूट कहलाती है। लेकिन यहीं पर दो या दो से अधिक यानी 4 या 5 व्यक्तियों के द्वारा कोई लूट की जाती है तो उसको डकैती कहा जाता है। तो इस तरह से आईपीसी 1860 में विभिन्न अपराध जो कि समाज के हित में नहीं होते हैं उनको व्याख्या की गई है तथा उनसे संबंधित सजा का प्रावधान किया गया है। दूसरा गुलामी का प्रतीक कानून है सीआरपीसी 1873। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, जैसे कि इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं और हिंदी में इसका नाम है दंड प्रक्रिया संहिता। सीआरपीसी में उन सभी प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है जिनसे यह पता चलता है कि किसी अपराध के संबंध में यानी अपराध होने के बाद किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, यानी कार्रवाई के संबंध में सीआरपीसी में वर्णन है। किसी तरह का अपराध होने पर आमतौर पर 2 तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है सीआरपीसी 1873 के तहत, और यह प्रक्रियाएं अदालत के लिए कार्रवाई करने के लिए बनी हैं। और यह जो 2 प्रक्रियाएं हैं वह है सिविल कार्यवाही और दूसरी है आपराधिक कार्यवाही। सीआरपीसी में 484 धाराएं हैं, 2 अनुसूचियां हैं और इन धाराओं को 37 चैप्टर्स में बांटा गया है। सीआरपीसी को भारत में 1898 में लागू किया गया था। इसमें कई संशोधन के बाद 1973 में इसको पारित किया गया और 1 अप्रैल 1974 से J&K को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया था। 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी सीआरपीसी 1974 को लागू किया गया था। बढ़ते हैं, अगला जो तीसरा गुलामी का प्रतीक कानून है वह है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का कानून अदालत के समक्ष दिए गए बयानों को नियंत्रित करता है, यानी कि अदालत में जो बयान होते हैं उनके नियंत्रण से संबंधित यह कानून है। जांच के तहत तथ्यों के संबंध में गवाहों को पेश करने में सक्षम बनाता है। इस अधिनियम को जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन ने लिखा था। इसका लक्ष्य भारतीय अदालतों में साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए तथा प्रकार तथा प्रक्रिया के दिशा निर्देशन को बनाता है। भारतीय सरकार गुलामी के प्रतीक की समाप्ति के लिए 3 नए कानूनों की लाई है और ये 3 नए कानूनों की आत्मा होगी भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा करना तथा इनका उद्देश्य दंड देना नहीं होगा बल्कि न्याय देना होगा। इसके विपरीत जो गुलामी के प्रतीक कानून है उनका मुख्य उद्देश्य दंड देना था, ना कि भारत के नागरिकों को न्याय देना। सरकार के अनुसार 3 कानूनों से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और नागरिकों को केंद्र में लाने का सैद्धांतिक निर्णय इन कानून के जरिए किया गया है। 4 सालों तक इस कानून पर गहन विचार विमर्श हुआ है और उसके पश्चात 158 बैठकों में गृह मंत्री की उपस्थिति में विचार विमर्श भी हुआ है। 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्टों, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, 270 विधायक और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए हैं। यानी कि यह पहले जनता के सामने सुझाव के लिए प्रस्तुत किया गया था और उसके बाद इसको लोकसभा तथा राज्यसभा में लाया गया है। और भारतीय जो नागरिक सुरक्षा संहिता है वह सीआरपीसी का स्थान लेगी, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का स्थान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगी। यह एक भारत का नया कानून होगा और उसके साथ साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 533 धाराएं होंगी और नई जो 9 धाराएं जोड़ी जाएंगी, 160 धाराओं को बदला जाएगा और 9 धाराओं को निरस्त किया जाएगा। इस तरह से भारत की जो सीआरपीसी है वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहलाएगी। दूसरा जो है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता 1860 की आईपीसी को रिप्लेस करेगी और आईपीसी में कुल 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में कुल 356 धाराएं होंगी। 8 नई धाराएं इसमें जोड़ी जाएंगी, 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, साथ ही साथ 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। तो इस तरह से आईपीसी की जगह लेगा भारतीय न्याय संहिता 2023। उसके साथ साथ जो इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 का, उसका स्थान लेगा भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। और एविडेंस एक्ट में पहले 167 धाराएं थी, लेकिन भारतीय साक्ष्य विधेयक में 170 धाराएं होंगी। 5 धाराएं निरस्त की गई हैं, 1 नई धारा इसमें जोड़ी गई है तथा 23 धाराओं में बदलाव किया गया। इस तरह से भारतीय साक्ष्य विधेयक इंडियन एविडेंस एक्ट का स्थान लेगा। नए कानून में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार किया गया है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स,
ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल, मैसेज इत्यादि को कानूनी वैधता दी गई है। अगला है कानूनी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करना। एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की जो सारी प्रक्रियाएं होंगी उनको डिजिटली रूप से प्रावधान में कानून में शामिल किया जाएगा, यानी कि इनका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। डिजिटल प्रक्रिया इनमें अपनाई जाएगी, चाहे एफआईआर हो, और कानून में जजमेंट होने के पश्चात उसको ऑनलाइन उपलब्ध भी कराया जाएगा। फॉरेंसिक साइंस को न्याय प्रक्रिया में उपयोग करना। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और जिसे दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने में फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि भारत की न्याय प्रक्रिया में फॉरेंसिक साइंस का उपयोग बढ़ाया जाएगा। 3 साल बाद हर साल 35,000 फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट साइंटिस्ट देश में लिए जाएंगे। कानून में लक्ष्य रखा गया है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को 90% तक साबित करना। उसके अलावा एफआईआर के संबंध में महत्वपूर्ण सुधार हैं, जैसे कि नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 0 एफआईआर शुरू किया जाएगा। अपराध कहीं भी हुआ हो उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकता है। वर्तमान में यह प्रक्रिया है कि कोई भी अपराध होता है तो उस व्यक्ति के थाना क्षेत्र को में ही उसको जाना पड़ता है। ई एफआईआर का प्रावधान जोड़ा जा रहा है। हर जिले और पुलिस थाने में ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन तथा व्यक्तिगत रूप से सूचना भी देगा। यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान अनिवार्य किया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिन में फरियादी को स्टेटस देना अनिवार्य किया गया है, यानी कि इसमें त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अगला है पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी, यानी कि कोई भी सरकार यदि कोई केस वापस लेना चाहती है तो उसके पहले पीड़ित का बयान यानी पीड़ित का बयान लेना आवश्यक है। न्यायाधीश के फैसला सुनाने के 7 दिन के अंदर निर्णय को ऑनलाइन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान आधार पर यौन संबंध बनाने को पहली बार अपराध की श्रेणी में लाया गया है। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ अपराध के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान रखा गया है। मॉब लिंचिंग के लिए 7 साल या आजीवन कारावास या मृत्युदंड तीनों प्रकार के प्रावधान रखे गए हैं। मोबाइल फ़ोन या महिलाओं की चेन स्नैचिंग के लिए कोई भी प्रावधान पहले कानूनों में नहीं था, लेकिन अब इसमें शामिल करने का प्रावधान किया गया है। हमेशा के लिए अपंगता आने पर या ब्रेन डेड होने की स्थिति में 10 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। बच्चों के साथ अपराध करने के लिए व्यक्ति के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया। राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने की प्रक्रिया जारी है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और सबको बोलने का अधिकार है। इसके साथ साथ 2027 के पहले भारत के सभी न्यायालयों को कंप्यूटराइज किया जाएगा। भारत के प्रत्येक जिले में 3 मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लैब रहेंगी और वह अपराध के स्थल पर जाएंगी। तो बच्चों, आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल से संबंधित जितने भी जनरल नॉलेज से संबंधित वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके।